नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और ऐसे में पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और आज दिल्ली में भारत रूस के बीच शिखर वार्ता है और पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति मुर्मू पुतिन का करेंगी औपचारिक स्वागत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं और उनके साथ 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली है और इसमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। पुतिन का राष्ट्रपति भवन में राजकीय स्वागत किया जाएगा और इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे। और बता दें कि सुबह हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं सालाना समिट होगी और मोदी और पुतिन आज शाम बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। रात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर भी देंगी और इससे पहले कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। वहां पर पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता पुतिन को भेंट की और ऐसे में बता दें आपको कि 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं पुतिन और ऐसे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत पीएम मोदी आवास पर डिनर करते हुए और जो दूसरी तस्वीर है वो दिखा रहे हैं हम आपको कि पीएम मोदी के साथ किस तरह से मुलाकात हुई है और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पुतिन को गीता भेंट की गई है। ये तस्वीरें दिखा रही है कि कितना मजबूत है ये रिश्ता रूस से और भारत का। ऐसे में पुतिन को गीता की पुस्तक भेंट की गई है एक तरफ जहां पे मुलाकात हो रही है और गले मिलकर दोनों नेताओं ने गले मिलकर स्वागत किया है एक दूसरे का। ऐसे में तस्वीरें साफ बयां करें कि कितना एक दूसरे का ये जो दोस्ती है, सदियों पुरानी ये दोस्ती बताई जाती है भारत और रूस की। और ऐसे में एक मिसाल भी दी जाती है कि अगर दोस्ती हो तो भारत और रूस की तरह। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले मिलकर पुतिन का स्वागत किया है और ऐसे में पुस्तक भी भेंट की गई है, गीता भेंट की गई है। ऐसे में बेहद ही ये खास तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं एयरपोर्ट से। बता दें कि भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और आज दिल्ली में भारत रूस के बीच वार्ता होने वाली है और बेहद ही खास ये बैठक मानी जा रही है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम को 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में पूरे देश की जो निगाहें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कर्नल विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं वो पुतिन के भारत दौरे को। ऐसे में बेहद ही खास माना जा रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। बेहद ही खास दौरा ये माना जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, यूं तो भारत और रूस का एक वार्षिक शिखर सम्मेलन सुनिश्चित रहता है, उस शिखर सम्मेलन का ही एक हिस्सा है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति का भारत आना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पूरा विश्व इसको देख रहा है। पहले बाइपोलर वर्ल्ड होता था, विश्व में 2 महाशक्तियां होती थी, रूस और अमेरिका। अमेरिका ने पूरे विश्व को एक यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश की कि जी हमारा ही वर्चस्व रहेगा और किसी का नहीं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति जिस प्रकार से उभरे हैं यूक्रेन युद्ध के बाद और विश्व के राजनीतिक पटल पर उनका एक सशक्त रोल है विश्व की राजनीति में, विश्व के जियोपॉलिटिक्स में। और भारत को एक ऐसे ही दोस्त की आवश्यकता है, भारत को एक ऐसे सशक्त दोस्त की आवश्यकता है जो आवश्यकता पड़ने पर हमारा साथ दे। रूसी राष्ट्रपति की यह करीब लगभग 1.5 दिन की यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और हमारा अधिकांश तेल रूस से ही आता है। हमारा करीबन 69 बिलियन डॉलर का व्यापार इस समय रूस के साथ है, जो अधिकांशतः तेल पे है। लेकिन
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तेल के आयात पर एक प्रकार से रुकावट डालने की कोशिश की, जो भारत के ऊपर उसने टैरिफ्स लगाए और उसके कारण थोड़ा सा तेल आयात में, लेकिन रूस के राष्ट्रपति का भारत आना, जो रूस को तेल बेचने की आवश्यकता है और भारत को तेल खरीदने की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं पे, जिन्हें हम ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत कुछ भारत और रूस के बीच होना है। करीबन 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रस्तावित हैं, जिनमें ऐसे से में इस 4 दौरे को दक्षिण भारत लेकर में चीन बन की भी निगाहें टिकी हुई है, पाकिस्तान की भी निगाहें टिकी हुई सबकी है। हाँ, सब इस यात्रा को पूरा विश्व देख रहा है और हमारी उपलब्धि, राष्ट्रपति पुतिन भारत में आते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र की, हम चर्चा कर रहे हैं तेल की, हम चर्चा कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, जो भारत में रूस के माध्यम से बनेंगे और 4 बन चुके हैं। उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र है और जिसे हम कह सकते हैं कि भारत और विश्व में डॉलर के ऊपर निर्भरता कम हो। भारत और रूस कहते हैं हम रूपी और रूबल में ट्रेड करेंगे। ये बहुत सी चीजें हैं। अ, हम हम सामरिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो जी, भारत अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है। हम हम वेस्टर्न वर्ल्ड पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बिल्कुल। सुखोई हवाई जहाज थे, सुखोई हवाई जहाज रशियन हैं और अब सुखोई का हम लेटेस्ट वर्जन चाहते हैं। और और आपने बहुत चर्चा सुनी S-400 की, जो जो एंटी एयरक्राफ्ट मशीनरी है, उसका बिल्कुल। लेटेस्ट वर्जन हम लेना भी चाहते हैं और हम बनाना भी चाहते हैं। ऐसे में विनय तो जी, एक प्रकार राष्ट्रीय एकता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रीय एकता, देखिए जहां तक राष्ट्रीय एकता की बात है, हम सबसे पहले तो अपनी सामरिक क्षमता की बात करें। जो जिसे हम अपने युद्ध लड़ने की क्षमता को हम सामरिक क्षमता कहते हैं। जी, रूस के साथ हमारे संबंध हमारी सामरिक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे पास हम कहें कि 70% हमारे हथियार रशियन हैं, हम रशिया पे बिल्कुल। निर्भर हैं और पाकिस्तान चाइनीज हथियारों पे निर्भर है। चाइनीज हथियारों की विश्वसनीयता विश्व में उनकी विश्वसनीयता नहीं है, जबकि रशिया ने अपने यूक्रेन की युद्ध में या हमारे सिंदूर वगैरह के समय में जो S-400 ने हमें एक एयर कवच दिया, एक 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 हवाई सुरक्षा दी। तो ये तमाम चीजें हैं हमें जो रूस के और नजदीक लाती हैं और ऐतिहासिक तौर पे भी रूस जब ऐसे में यूएसएसआर विनय था जी, तब भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद से पाकिस्तान में जो है वो एक तरफ से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस बैठक से वो डरा हुआ कहीं पे है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ये निश्चित है, ये एक कंटिन्यूअस कार्य प्रणाली होती है। बिल्कुल। जो जो उस देश की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं या खुफिया एजेंसियां होती हैं, अ, पाकिस्तान राष्ट्रपति पुतिन की एक एक एक्ट को, एक एक, अभी जब जाते समय समझौते होंगे तो जी, उसमें क्या रक्षा समझौता होगा, क्या ऊर्जा समझौता होगा, क्या आर्थिक क्षेत्र में समझौता होगा। रूस को पाकिस्तान की नजर इस पे है और पाकिस्तान से ज्यादा इसकी हमारे इस पे अमेरिका की नजर है। हमने बिल्कुल। अमेरिका को ये बताया कि आपके ऊपर हमारी निर्भरता नहीं है। हम वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका हैज अमेरिका कभी भी हमारा लॉयल एलाई नहीं रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान को एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। ये सुरक्षा एजेंसियों का एक सतत कार्य होता है और इससे पाकिस्तान को तो पीड़ा होगी, और अमेरिका को उससे ज्यादा होगी। अमेरिका को अपने जो टैरिफ्स बढ़ाए हैं उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। आपने अमेरिका ने कह दिया कि आप ऑयल नहीं लेंगे। रशिया का ऑयल देने का ऐसे में विनय जी, उनका कहा उनकी जा रहा है कि इस मुलाकात में और इस बैठक में 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। तो कितना खास होगा बिल्कुल, भारत के लिए? ये बहुत खास है। देखिए, बड़ा वाइड रेंजिंग समझौते हैं। ये है समझौते ऊर्जा क्षेत्र से लेकर बिल्कुल। परमाणु रिएक्टर से लेकर तेल के आयात निर्यात से लेकर हथियारों के मॉडर्नाइजेशन, हथियारों के प्रोडक्शन से लेकर और सिंपल
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसा कि दोनों देशों ने तय किया है, आने वाले समय में दोनों देशों का जो जो निर्यात आयात निर्यात है वो 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का इन लोगों का प्रयास है, दोनों देशों का। अ, एक प्रकार से अगर हम जियो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से कहें कि भारत, रशिया और रशिया, हम चाइना के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल। लेकिन रशिया चाइना का मित्र है और एक प्रकार से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होता है जो जो यूरोपियन दुनिया की हेगमनी को, जो अमेरिका की हेगमनी को तोड़ेगा। यह बात सिर्फ अर्थ की नहीं है, सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, सिर्फ हथियारों की नहीं है। यह नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा। इस वर्ल्ड ऑर्डर में रूस और भारत एक प्रमुख रोल अदा करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि आज भी सारा देश, सारा विश्व भारत की ओर देखता है कि कहीं भी लड़ाई होती है, लोग देखते हैं कि भारत समझौता करा सकता है। आज भारत का जो कद बढ़ा है, इस यात्रा के बाद भारत का कद और बढ़ेगा। जो मैंने पहले कहा कि जो एक अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बना, एक एक छत्र राज्य चाहता है, वो खत्म होगा और बिल्कुल। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा जिसमें रूस और भारत और कहीं ना कहीं चाइना भी अमेरिकन हेगमनी के खिलाफ है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा और विश्व में अमेरिका की हेगमनी को तोड़ेगा और उसको बताएगा कि तुम हमारे साथ हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। ऐसे में कह सकते हैं कि हम अमेरिका का जो अहंकार है अब वो टूटेगा। निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, एक नया नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा। ये जो यूनिपोलर पोलर वर्ल्ड बनाने की एक प्रयास अमेरिका का, ये बाइपोलर नहीं, ये मल्टीपोलर बनेगा और एक नई शक्तियां, भारत आज विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है बिल्कुल। और इस नए आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का रोल बहुत ताकतवर होगा, बहुत सशक्त होगा। हमारी दुनिया की चौथी इकोनॉमी है, हम तीसरी भी बनेंगे और हम पहले हथियारों का आयात करते थे। हम भारत का अब देश, हम निर्यात कर रहे हैं हथियारों का। हमारी हमारी मिसाइल्स निर्यात हो रही हैं और हम S-400, जैसे बताया, इंडिया में S-500 इसका नया वर्जन आएगा जिसका रेंज उससे डबल होगा और ये चीजें हमारे लिए तो अच्छी हैं, विश्व के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा और हम जो है विश्व में एक बड़ी ताकत, जैसे मैंने बिल्कुल कह आप सकते एक हैं इस प्रोग्राम में मुलाकात बताया, से जो हमारी रक्षा विशेषज्ञ है या फिर जो हमारी सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। विनय जी, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा जब ऑप सिंदूर के समय में पाकिस्तान के ऊपर हमला सुखोई हवाई जहाजों ने किया था। अब हम सुखोई रशियन हैं और सुखोई के नए वर्जन बनाने और डेवलप करने की और हम बढ़ रहे हैं। रशिया से बातचीत चल रही है। S-400 जो एंटी एयरक्राफ्ट मशीनरी है, उसका लेटेस्ट वर्जन S-500 हम देश में बनाना चाहते हैं और मंगाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारी जो सेनाएं हैं, हम बहुत हद तक हम रशिया मशीनरी के ऊपर निर्भर करते हैं। ऊर्जा के लिए हमारा तेल का आयात मैक्सिमम रूस से हो रहा था, अभी पिछले दिनों अमेरिकी प्रतिबंध के कारण थोड़ा कम पड़ा है। इस समझौते में भी उसके ऊपर चर्चा होगी। बता दें कि भारत के दौरे पर है पुतिन और ऐसे में ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता पुतिन को भेंट की है और ऐसे में आज कई बैठकें हैं। इसके साथ ही इससे पहले की अगर बात की जाए, कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे, पुतिन को रिसीव किया था और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया था। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे और वहीं पर पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता पुतिन को भेंट की थी। चलिए, विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए हमसे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन और बीते दिनों विपक्ष ने पॉल्यूशन पर जोरदार प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी बोले कि विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी लगातार
बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और ऐसे में कह रहे हैं कि विदेशी मेहमानों से मुलाकात नहीं करने देती सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है और ऐसे में गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था और कई विपक्षी सांसद जैसे कि गैस मास्क पहनकर पहुंचे हुए थे और ऐसे में सांसदों ने एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे को लेकर विपक्ष पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष बाहर से आने वाले लोगों से मिले। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और ये उनकी इनसिक्योरिटी है। बीते दिनों राज्यसभा में सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 बिल पास हुआ और इसके आने से तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा इत्यादि पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगेगी। लोकसभा से ये बिल बुधवार को ही पास हो गया था। नड्डा बीजेपी के की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के नवनिर्मित देवघर जिला कार्यालय का करेंगे उद्घाटन और देवघर एम्स का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का जानेंगे हाल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड की सियासत इन दिनों बेहद ही गर्म है। सत्ताधारी जेएमएम और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर इंटरनेट मीडिया पर जोरदार चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक गलियारों में यहां तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बने रहने के साथ बीजेपी का उप मुख्यमंत्री और केंद्र में कल्पना सोरेन को मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि जेएमएम ने एक्स पर झारखंड झुकेगा नहीं लिखकर इन अटकलों को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी भी अफवाहों को बेतुका बता रही है और इसी सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय देवघर दौरा राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये महज कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संदेश? नड्डा आज देर शाम देवघर पहुंचेंगे। हवाई अड्डे से वो सीधे परिषद पहुंचेंगे जहां वो रात्रि में विश्राम करेंगे और इस दौरान उनकी प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ही झारखंड प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है। 3 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 राज्यों में 22 जगहों पर एनआईए की रेड और अवैध हथियार और गोला बारूद की तस्करी से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही अवैध हथियार और गोला बारूद की तस्करी के मामले में 3 राज्यों में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की 22 टीमों ने बिहार के साथ साथ नालंदा, शेखपुरा और पटना जिले में 7 जगहों पर, यूपी के औरैया जिले में 13 जगहों पर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 2 जगहों पर एक साथ तलाशी ली और तलाशी के दौरान टीमों ने अलग अलग बोर के बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश, आपत्तिजनक डेटा वाले कई डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए हैं। और ऐसे में तलाशी के बाद से एनआईए ने पटना में शशि प्रकाश के साथ साथ रवि रंजन जैसे कई अवैध गोला बारूद की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है एनआईए द्वारा। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इंडिगो की 550 फ्लाइटें कैंसिल। स्टाफ की कमी से फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और ऐसे में एयरलाइंस ने यात्रियों से माफी मांगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो की 550 फ्लाइटें कैंसिल। स्टाफ की कमी से फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं और ऐसे में एयरलाइंस ने यात्रियों से माफी मांगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो बीते 3 दिनों से क्रू की कमी झेल रही है और इससे इंडिगो के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। गुरुवार को दिल्ली, मुंबई समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द हुई हैं, तो वहीं मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, इलाहाबाद में 35 और चेन्नई में 26, गोवा में 11, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई। डीजीसीए ने एयरलाइन के अधिकारियों से मुलाकात की और एयरलाइन ने नियमों में छूट मांगी और कहा कि संचालन सामान्य करने में 3 महीने लग सकते हैं। डीजीसीए ने इंडिगो से सुधार के लिए कुछ जरूरी पहलुओं पर
काम करने को कहा। इसके साथ ही डीजीसीए ने इंडिगो से क्रू की भर्ती और साथ ही 15 दिनों में प्रोसेस रिपोर्ट भेजने को कहा है। वहीं इंडिगो ने माफी मांगा और कहा कि वो ऑपरेशन जल्द ठीक करने पर काम कर रही है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आसाराम की जमानत से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है कि बता दें कि आसाराम की जमानत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आसाराम स्वास्थ्य का हवाला देकर पैरोल पर है बाहर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आसाराम की जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और ऐसे में आसाराम वर्तमान में हाई कोर्ट से बीमार होने के नाम पर पैरोल पर बाहर हैं और आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी और इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी इसी फैसले के आधार पर 6 नवंबर को जमानत दी और इसी जमानत के बाद पीड़ित और उसके परिवार में भय का माहौल है। परिवार का कहना है कि आसाराम इससे पहले कई बार उनके पास अपने लोगों को भेजकर धमकियां दे चुके हैं। शाहजहांपुर की पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि आसाराम बीमार नहीं है बल्कि वो अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे हैं और सैर सपाटा कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं जिसमें बताया गया है कि आसाराम बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर मस्ती कर रहे हैं और भक्तों की पीड़िता और उनके परिवार के खिलाफ भड़का रहे हैं। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जमानत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली एनसीआर से। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI और दिल्ली का AQI आज भी 300 के पार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे और स्मोक की परत छाई हुई है जिससे एयर क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसतम वायु गुणवत्ता सूचांक 350 दर्ज किया गया है जिसे बेहद ही खराब कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है और ऐसे में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। विशेषज्ञों ने इन सभी को बहुत ही जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो AQI जो है वो 348 पहुंचा है, अलीपुर में 324 है, बवाना में 372 है और ऐसे में द्वारका में 344 है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली का जो वायु पोल्यूशन है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है और इससे पहले कल बुधवार को भी 24 घंटे में राजधानी का औसत AQI 340 से अधिक दर्ज किया गया था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।